पुलिस को हाईवे के किनारे 2 लाशें मिलती हैं। अब पुलिस उनकी जांच पड़ताल करने जा ही रही होती है कि पुलिस के पास कॉल आता है कि एक और रोड के किनारे 4 लाशें पड़ी हुई हैं। अब पुलिस इन 6 लाशों की जानकारी लेती है कि आखिर ये कौन है, किसने इनको मारा है। अब एक मुखबिर के जरिए पुलिस को पता चलता है कि एक घर के अंदर जो कातिल है वो छुपा हुआ है। अब पुलिस उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और बाहर से आवाज लगाते हैं पुलिस वाले कि अपने आप को तुम पुलिस के हवाले कर दो, अगर तुम हवाले नहीं करोगे तो पुलिस को मजबूरन तुम्हारे ऊपर गोली चलानी होगी। और पुलिस वाले लगातार उस घर के दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं। अब दरवाजा खुलता है। अब पुलिस वालों से वो पूछता है कि भाई क्या बात है, आप किसको आवाज दे रहे हैं। तो पुलिस वाले जो हैं उस आदमी को कातिल का नाम बताते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि जो कातिल है वो इस घर के अंदर ही छुपा हुआ है। अब जिसने दरवाजा खोला था वो आदमी बताता है कि सर, आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो इसी घर में रहता था, लेकिन जिस आदमी को आप कातिल समझ रहे हैं वो आज से लगभग 1.5 महीने पहले मर चुका है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये जानकारी मिलती है कि जिसे वो कातिल समझ रहे थे वो तो 1.5 महीने पहले ही मर चुका है, अब पुलिस वाले क्या है, उनको सही कातिल को पकड़ना था और आखिरकार पुलिस वाले सही कातिल को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या थी इस केस की सच्चाई जिसमें कि 6 लोगों की हत्या की गई और जो कातिल था वो 1.5 महीने पहले मर गया था, लेकिन फिर भी पुलिस उस कातिल को पकड़ लेती है जिसने इन 6 लोगों को मारा था। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इन 6 लोगों को किसने मारा था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और दोस्तों, ये जो केस है, इस केस ने पूरे प्रदेश भर को हिला के रख दिया था कि आखिर 6 लोगों को किसने मारा। तो कहानी शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले से। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 27 जुलाई 2015 की सुबह का समय होता है। यहाँ का एक थाना लगता है थाना मंडल पर और वहीं का एक गांव है, गांव अराजिया। अराजिया गांव के पूर्व सरपंच हैं, उनका नाम है बाबूलाल। वो पुलिस को कॉल करते हैं और बताते हैं अजमेर हाईवे के पास एक गांव है जिसका नाम है खेड़ा गांव, और खेड़ा गांव के पास जो रोड जा रही है अजमेर हाईवे, उसकी बगल में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। उनमें एक आदमी है और एक औरत है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये खबर मिलती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं और वो कहते हैं कि खेड़ा गांव के पास में एक आदमी और एक औरत की लाश पड़ी हुई है, जाओ जल्दी से उनके बारे में जानकारी लो और ये जानकारी निकालो कि आखिर उन दोनों को किसने मारा है और जो भी कातिल है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो टीम है वो तैयारी कर ही रही होती है वहां पे जाने की कि तभी पुलिस वालों को एक और कॉल आ जाता है और वो कॉल आता है बेरा चौराहे से। वो बताते हैं कि बेरा चौराहे के पास रोड के किनारे पे 4 बच्चों की लाशें मिली हैं। अब जैसे ही पुलिस के पास ये कॉल आता है तो पुलिस वाले दोस्तों क्या करते हैं, जो टीम बनी होती है उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। वो कहते हैं कि 2 लाशें तो मिली हैं खेड़ा गांव के पास जिसमें एक आदमी है और एक महिला है, और 4 लाशें मिली हैं बेरा चौराहे के पास जिसमें कि 4 बच्चे हैं। अब ये 2 टीम जो हैं उन दोनों जगह पे पहुंच जाती हैं, चाहे खेड़ा गांव हो चाहे बेरा चौराहा हो, और वहां पे जाके उन चारों की चारों लाशों को जो बेरा चौराहे के पास हैं और खेड़ा गांव में जो 2 लाश हैं आदमी और महिला और पुरुष की, उन दोनों को जब्त करती हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और वहां पे आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से छान मारते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पुलिस को वहां से कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के लिए जाती हैं और पोस्टमार्टम के लिए जब लाशें जाती हैं तो पुलिस को पता चलता है कि चाहे वो 4 बच्चे हों, चाहे ये दोनों लाशें हों, चाहे आदमी और पुरुष, औरत और आदमी हैं, इन सभी के साथ एक ही तरह से मारने की टेक्निक अपनाई गई है। इन 6 के 6 लोगों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है
जो 4 बच्चे हैं उन चारों के गर्दन को रेता गया है और जो आदमी और महिला हैं इन दोनों को धारदार हथियार से कई बार कूचा गया है और उसके बाद इन दोनों की गर्दन भी काटी गई है। अब पुलिस वाले इनके बारे में जानकारी निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि इनके पास ना तो कोई आईडी थी ना ही कोई ऐसा प्रूफ था कि जिससे पता चल सके कि ये आखिर ये लोग हैं तो कौन हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जो डॉक्टर है वो पुलिस वालों को एक बात बताता है। वो बताता है कि ये जो आदमी है उस आदमी की शर्ट में जो है एक स्टिकर लगा हुआ है और उस स्टिकर पे जो है जो शर्ट सिली है उस टेलर का नाम और उस टेलर का फ़ोन नंबर है। हो सकता है कि शायद आपको इससे कोई क्लू मिल सके। अब पुलिस वाले तुरंत क्या करते हैं, उस आदमी की शर्ट को लेते हैं और उसका स्टिकर देखते हैं। उस पर लिखा होता है मोरबा टेलर्स, निमची हेड़ा और जो टेलर है उसका मोबाइल नंबर। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत क्या करते हैं, उस टेलर के पास फ़ोन करते हैं और उसका पता लेते हैं और तुरंत उसके पास चले जाते हैं। ये जो टेलर है राजस्थान के जिला चित्तौड़ के निमची हेड़ा का रहने वाला था। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो लाशें पाई थी उनका फोटोग्राफ और वो शर्ट उसका फोटोग्राफ उस टेलर के पास लेके जाते हैं। पहले शर्ट दिखाते हैं, फिर जो टैग है वो दिखाते हैं जिसपे कि टेलर का नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और जो लाश है उसका भी फ़ोटो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। तो टेलर बताता है कि जी सर, मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये जो शर्ट इसने पहनी हुई है ये मैंने ही सिली है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं इससे जो है पूछते हैं कि ये आदमी कहाँ पे रहता है। तब ये टेलर जो बताता है वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, निमची हेड़ा में ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि ये आदमी वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस वाले तुरंत क्या करते हैं, निमची हेड़ा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। इस आदमी के घर का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि इस आदमी के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद इस आदमी के घर के ताले को तोड़ा जाता है और घर में प्रवेश किया जाता है। और जब पुलिस वाले इस आदमी के घर में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि ये 6 की 6 लाश एक ही परिवार की थी। और ये परिवार जो है दोस्तों एक ही है। जो 2 आदमी औरत पाए थे वो माता पिता हैं और जो 4 बच्चे पाए थे वो इनके बच्चे हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आदमी की लाश पाई थी उसका नाम था यूनुस शेख उर्फ सोनू, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास थी। जो औरत पाई थी उसका नाम था चांद तारा उर्फ सोनिया, उसकी उम्र 33 साल के आसपास थी। जो इनका बड़ा बेटा है उसका नाम है अशरफ, उसकी उम्र 10 साल थी। बड़ी बेटी गुड़िया, उसकी उम्र 7 साल थी। तीसरे नंबर की जो बेटी है साजिया, उसकी उम्र 4 साल थी। और चौथे नंबर की जो बेटी है उसका नाम सकीना है, उसकी उम्र महज 2 साल थी। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके घर को अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि शायद उसमें कातिल के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। अब होता क्या है, जब ये लोग पुलिस वाले उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको एक डायरी मिलती है और उस डायरी में कुछ नंबर मिलते हैं। अब पुलिस वाले उन सभी नंबर को खंगाल डालते हैं तो उसमें एक नंबर जो है इनके रिश्तेदार का मिलता है। तब क्या होता है, पुलिस वाले उस रिश्तेदार से पूछते हैं इसके बारे में, यानी कि यूनुस के बारे में पूछते हैं। तो पुलिस वाले जो उसका रिश्तेदार है वो साफ कह देता है कि साहब आपको हमारे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यूनुस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कातिल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके घर की बगल में ही इसका एक पड़ोसी है सलीम। आप सलीम के घर पे जाइए, आपको कातिल वहीं मिलेगा और मेरे अंदाजे से शायद सलीम ही कातिल है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये लीड मिलती है कि यूनुस का पड़ोसी सलीम है और सलीम ही कातिल हो सकता है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सलीम के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाहर से जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं कि सलीम घर से बाहर आ जाओ। अगर तुमने पुलिस को अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हो तो ठीक है, वरना पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब जब पुलिस वालों ने सलीम के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था तो वहाँ के मोहल्ले के लोग उनको देखकर चौंक गए थे कि आखिर पुलिस ने
सलीम के घर को क्यों घेरा हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, जब पुलिस वाले सलीम के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है। वो पूछता है कि साहब बताइए, आपने हमारे घर को क्यों घेरा हुआ है। तब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी जो यूनुस है उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और हमें पूरा भरोसा है कि जो सलीम है उसी ने यूनुस और उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चों की हत्या की है। अब जो लड़का खड़ा हुआ था वो कहता है कि साहब, आप जिस घर पे आए हो वो सलीम का ही घर है और मैं उनका बेटा हूँ, मेरा नाम है शराफत, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए। वो कहते हैं क्यों। वो बताता है कि मेरे पिता जो सलीम हैं वो लगभग आज से 1.5 महीने पहले ही मर चुके हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि जो कातिल है वो लगभग 1.5 महीने पहले ही मर चुका है तो पुलिस भी चौंक जाती है और पुलिस को जो लीड मिली थी, अब पुलिस दोबारा से वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन जब वो पुलिस वालों के साथ में जो शराफत था, जो सलीम का बेटा है, वो बात कर रहा था तो शराफत की आंखें कुछ कहना चाहती थीं, उसकी जबान भी कुछ कह रही थी, उसके हाव भाव भी कुछ कह रहे थे, लेकिन पुलिस वाले जो हैं शराफत से ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, वो पुलिस वाले वापस आ जाते हैं। अब जो यूनुस है उसके परिवार वालों ने यूनुस, उसकी पत्नी, उसके 4 बच्चों की लाश को लेने से साफ इनकार कर दिया। तब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो ही उन 6 की 6 लाशों को सुपुर्दे खाक करते हैं। उसके बाद में जब वो यूनुस के परिवार के हत्यारों को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं तब वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमने कई लोगों से बात की, हमको जो सस्पेक्ट मिले थे हमने सबसे बात की, लेकिन जो सलीम का बेटा शराफत है उससे बातचीत करने में कुछ अलग महसूस हो रहा था पुलिस वालों को। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, तुरंत शराफत के पास दोबारा से जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। उससे पूछते हैं कि 27 जुलाई 2015 की रात और 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ थे। तब शराफत बताता है कि वो अपने दोस्त के यहाँ था। उसके दोस्त का नाम पूछा जाता है तो वो बताता है राजेश पुत्र रतनलाल खटीक, जो कि नीमच का रहने वाला था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उससे पूछते हैं उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, और इसके बाद पुलिस वाले सीधे राजेश के घर पहुंच जाते हैं और राजेश से पूछते हैं कि 27 जुलाई 2015 की रात और 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ थे। तो राजेश बताता है कि वो अजमेर शरीफ गया था जियारत के लिए और उसके साथ में शराफत भी था। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो ये लाशें पाई थीं वो अजमेर शरीफ की दरगाह के रास्ते में ही पाई थीं, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा का जो हाईवे था वहीं पे ये लाशें पाई थी। अब क्या होता है, पुलिस को राजेश और शराफत के ऊपर जो है पूरा शक हो जाता है कि शायद इन दोनों ने ही कुछ किया है। इसीलिए पुलिस क्या करती है, राजेश को तुरंत वहीं से गिरफ्तार कर लेती है और एक टीम शराफत के घर पे जाती है और उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों से पूछा जाता है। अब ये दोनों अपनी अपनी बातों को बदल रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, वो शराफत और राजेश इन दोनों के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं और उसके बाद शराफत और राजेश पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं कि इन दोनों ने क्या किया और कैसे किया। दरअसल जो शराफत के पिता था सलीम और जो इसकी पड़ोसन थी चांद तारा उर्फ सोनिया जो कि मारी गई थी, इन दोनों के बीच में जो है अवैध संबंध था। और अवैध संबंध इस हद तक था कि जो सलीम है वो चांद तारा और उसके पति यूसुफ से तो बड़े प्यार से बात करता था, लेकिन घर में आके वो कलह कलेश मचाता था, अपने बच्चों के साथ मारपीट करता था, उनको गालियां देता था, यानी कि सलीम ने अपने घर वालों का जीना दुश्वार कर रखा था। अब क्या होता है, ये जो है प्रेम प्रसंग बहुत लंबे समय से चल रहा था। सलीम के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उससे, लेकिन अचानक से क्या होता है, जून 2015 में सलीम की नेचुरल डेथ हो जाती है। और जब नेचुरल डेथ हो जाती है तो जो उसका 40वां होता है सलीम का, तो जो उसका बेटा है शराफत, वो अपने सभी अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाता है। तो जो यूसुफ है
उसने आने से साफ इनकार कर दिया और जो शराफत है उसके साथ बदसलूकी की, उसकी बहन के साथ बदसलूकी की। तो जो शराफत है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि बाप जो है जीते जी तो उनको परेशान करता ही था, लेकिन मरने के बाद भी वो और जो उससे प्यार करता था यानी कि चांद तारा और उसका परिवार, वो मरने के बाद भी इनको परेशान कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए शराफत ठान लेता है कि चांद तारा और उसके पति यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। इसीलिए क्या होता है, वो धीरे धीरे करके चांद तारा और यूसुफ से बोलचाल शुरू कर देता है और एक दिन वो कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग अजमेर शरीफ चलें जियारत करने के लिए। तो चांद तारा, यूसुफ और उसके चारों बच्चे तैयार हो जाते हैं और फिर तारीख आती है 27 जुलाई 2015 की रात, लगभग 10:30 बजे का समय होता है। इसके बाद यूसुफ, चांद तारा और उसके चारों बच्चे, राजेश और जो शराफत है, ये 6 के 6 और ये दोनों लोग, ये सभी लोग एक गाड़ी में बैठ के अजमेर की तरफ निकल जाते हैं। अब रात ज़्यादा हो जाती है तो भीलवाड़ा के रास्ते और अजमेर के रास्ते में क्या होता है दोस्तों, एक सुनसान इलाका आता है। राजेश और शराफत पहले से ही तलवार रख के बैठे थे कार में। वहाँ पे क्या होता है, जो यूसुफ है, उसकी पत्नी चांद तारा है और उसके जो 4 बच्चे हैं वो 6 की 6 जो है पीछे सो जाते हैं। राजेश और शराफत ये दोनों गाड़ी में आगे बैठे होते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी को सुनसान इलाके में जाके रोक लेते हैं, फिर उसके बाद तलवार निकालते हैं और यूसुफ और जो उसकी पत्नी चांद तारा है उन दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ तलवार से हमला कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यूसुफ जो है और जो उसकी पत्नी है चांद तारा, वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, गाड़ी होती है बंद और ये ताबड़तोड़ हमला करते जा रहे थे। उनके जो 4 बच्चे थे, उन चारों बच्चों की नींद भी खुल गई थी। वो भी जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे अब्बू को छोड़ दो। लेकिन इन दोनों को जरा भी रहम नहीं आया। इन दोनों ने मिलके यूसुफ और उसकी पत्नी चांद तारा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। उसके बाद उन दोनों के गले को तलवार से रेत दिया और उसके बाद गाड़ी को रोड के किनारे लगाया और उनको दोनों को वहीं पे लाश को रोड के किनारे फेंक दिया और वहाँ से चलने लगे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ये लोग लगभग 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो इनके जो 4 बच्चे थे, यानी कि यूसुफ और चांद तारा के जो 4 बच्चे थे, वो भी गाड़ी के अंदर ही थे और वो जोर जोर से रो रहे थे क्योंकि उनके माता पिता को इन्होंने मार दिया था। अब क्या होता है, जो शराफत है वो राजेश से कहता है कि अगर हमने इन 4 बच्चों को छोड़ दिया तो ये 4 बच्चे पुलिस को जाके बता देंगे कि शराफत ने ही इनके माता पिता को मारा है। इसीलिए क्या करते हैं, एक एक करके इन 4 बच्चों को पकड़ते हैं, उनके गर्दन को उसी तलवार से इनकी गर्दन को रेतते हैं और सड़क के किनारे एक पानी का गड्ढा होता है उसमें फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग लगभग 20 किलोमीटर अजमेर की तरफ जाते हैं और वहाँ से वापस लौट के अपने अपने घर पे चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इनको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जो यूसुफ और उसकी पत्नी और उसके जो 4 बच्चे थे, इनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे इनके बारे में पता चल सके कि ये लोग कौन हैं। लेकिन यूसुफ के जो शर्ट के कॉलर पे एक टैग लगा हुआ था टेलर का, उस टेलर के टैग पे उसका नंबर भी था और वो टेलर यूसुफ को जानता भी था। उस टेलर की वजह से शराफत और राजेश इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद दोस्तों 7 साल का समय बीत जाता है और 7 साल बाद यानी कि 6 अगस्त 2022 को भीलवाड़ा की अदालत एक फैसला सुनाती है शराफत और राजेश के ऊपर। क्यों, और इन दोनों के ऊपर फैसला क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को सजाए मौत का फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने पूरे के पूरे परिवार को इतनी बेदर्दी से मारा। इन दोनों ने ये भी नहीं सोचा था कि वो जो 4 बच्चे थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। सही मायने में तो गलती किसी की भी नहीं थी, इसमें गलती सिर्फ
शराफत की थी, क्योंकि उसके मन में सलीम की वजह से, यानी कि उसके बाप की वजह से गुस्सा भरा हुआ था, और उस गुस्से की वजह से ही शराफत ने पूरे के पूरे परिवार को तलवार से काट डाला। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि नाजायज़ रिश्ते कभी भी कारगर नहीं होते। लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी कोई औरत है, लड़की है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, कैसी भी है, लोगों को सिर्फ एक ऑप्शन की तलाश रहती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब जो सलीम था वो शादीशुदा था, और जो चांद तारा थी वो भी शादीशुदा थी, लेकिन इन दोनों ने नाजायज़ संबंध बना लिए। अब आपने कहानी सुनी होगी, कभी कभी लड़की लड़के को मार देती है, कभी लड़का लड़की को मार देता है, लेकिन यहाँ पे सलीम की नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन वो अपने घर में कलेश करता था। कलेश की वजह से उसका बेटा शराफत, उसको बहुत बुरा लगता था, उसको गुस्सा आती थी, और उसी गुस्से के चलते उसने चांद तारा की वजह से उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों, मैं साफ कहता हूँ कि नाजायज़ संबंध कभी भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर गलत होती है तो उसका परिणाम जो है वो भी गलत ही निकलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।